हेलो। हाँ बच्चों, हम पढ़ रहे थे RAC सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वायु प्रशीतन निकाय। ठीक है, इसमें हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे। ठीक है, पिछले वीडियो में, जिसमें से पहला टॉपिक हमारा था वायु प्रशीतन निकाय क्या होता है। ठीक है, कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात करी। उसके बाद हमने वायु प्रशीतन निकाय या एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसके गुण और दोषों के बारे में बात करी। ठीक, इतनी बात करी। उसके बाद अगला टॉपिक हमने पढ़ा कि भाई ये जो वायु प्रशीतन निकाय है वो किस सिद्धांत पर या किस साइकिल पर वर्क करता है, उसके बारे में हमने बात करी। हमने बताया कि किस पर काम करता है, बेल कॉलीमन साइकिल पर काम करता है। तो फिर हमने ये पढ़ा कि बेल कॉलीमन साइकिल क्या होती है, वो भी पढ़ा हमने। ठीक है, बेल कॉलीमन साइकिल के फिर हमने बेल कॉलीमन साइकिल के बारे में पढ़ने के बाद उसका कंपैरिजन भी किया कि हमने पहले पढ़ी थी वही पिछले चैप्टर में वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो वेपर कंप्रेशन साइकिल से हमारी ये बेल कॉलीमन साइकिल या रिवर्स ब्रेटन साइकिल ये किस तरीके से भिन्न है, इसके बारे में भी हमने क्या किया, बात करी। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अब बेल कॉलीमन साइकिल की COP की, यानी हम बेल कॉलीमन साइकिल की COP किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं कि बेल कॉलीमन साइकिल को TS डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या है कि जो बेल कॉलीमन साइकिल है उसको हम ड्रॉ करेंगे किस पर, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पर। ठीक है, चलिए तो बाकी हम जानते ही हैं। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं बेल कॉलीमन साइकिल के बारे में कि इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, 2 एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं और 2 आइसोबैरिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम इसी में आगे बात करते हैं ये हमारा क्या है, बेल कॉलीमन साइकिल है जिसकी प्रोसेस है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1, ये 4 प्रोसेस है। ठीक है, इन प्रोसेस के ये 1, 2, 3, 4 ये क्या है, 4 स्टेट है। ठीक है, बेल कॉलीमन साइकिल के ये सारे प्रोसेस हैं और ये जो पॉइंट हैं ये क्या है, इनकी स्टेट है। पॉइंट बोले या स्टेट है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि स्टेटों की, जो स्टेट 1, 2, 3, 4 है तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। इस पॉइंट पर प्रेशर होगा उसे हम P1 कहेंगे, इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा उसे P2 कहेंगे, इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा उसे P3 कहेंगे, इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा हम उसे P4 का मान लीजिए। अगली प्रॉपर्टी की बात करें, मान लीजिए टेम्परेचर है, तो इस स्टेट में टेम्परेचर मान लीजिए T1 है, इस स्टेट में टेम्परेचर मान लीजिए T2 है, इस स्टेट में मान लीजिए टेम्परेचर T3 है और इस स्टेट में मान लीजिए टेम्परेचर T4 है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं एंट्रोपी की। तो मान लीजिए स्टेट 1 में एंट्रोपी S1 है, 2 में S2 है, 3 में S3 है और 4 में S4 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा डायग्राम का एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्या क्या चीज़ कैसे कैसे। ठीक है, चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं इनके प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो प्रोसेस 1 to 2 ये कौन सा प्रोसेस होता है, ये कंप्रेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, ठीक है, 1 to 2 कैसा प्रोसेस होता है, कंप्रेशन प्रोसेस होता है। ये जो कंप्रेशन प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक या जिसे आइसेंट्रोपिक कहते हैं। यानी बेल कॉलीमन साइकिल में जो प्रोसेस 1 to 2 होता है वो क्या होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है। आइसेंट्रोपिक से मतलब है कि इस प्रोसेस की ड्यूरेशन में एंट्रोपी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी स्टेट 1 में थी वही एंट्रोपी स्टेट 2 में रहेगी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है S1 इक्वल्स टू S2। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी की बात करें कि भाई आइसेंट्रोपी के इस प्रोसेस में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो एक तो पहला कि एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता।
दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर क्या होता है इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में बढ़ता है, ठीक है ना। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के ड्यूरेशन में या कंप्रेशन प्रोसेस की ड्यूरेशन में प्रेशर P1 से P2 तक बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो वो आता है टेम्परेचर। तो हमें मालूम है कि जब हम किसी भी फ्लूइड का कंप्रेशन करते हैं तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक है। तो कंप्रेशन प्रोसेस की ड्यूरेशन में टेम्परेचर T1 से T2 तक बढ़ जाता है, ठीक है। यानी ये हमारे प्रोसेस क्लियर हो गया। पहला प्रोसेस कंप्रेशन प्रोसेस, इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। चलिए इतनी बात होगी। अब बात करते हैं प्रोसेस नंबर 2 to 3। ये कौन सा प्रोसेस होता है, ये होता है क्या लगा रहता है, यहाँ कंप्रेसर लगा रहता है जो कंप्रेस करता है, और यहाँ लगा रहता है कूलर। और कूलर का काम क्या होता है, हीट को रिजेक्ट करना, वर्किंग फ्लूइड है जो उसे क्या करना, ठंडा करना, उसके टेम्परेचर को कम करना, ठीक है। तो 2 to 3 जो हमारा प्रोसेस है वो है आपका हीट रिजेक्शन प्रोसेस, ठीक है ना। 2 to 3 क्या है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। और मान लीजिए इसमें से कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है, Q1 अमाउंट हीट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। चलिए तो पहले फिर इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि स्टेट 2 पर 3 पर क्या स्थिति रहेगी। तो ये जो प्रोसेस होता है हीट रिजेक्शन का, ये कांस्टेंट कैसा प्रोसेस होता है, ये होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है ना। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या जिसे बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। यानी 2 to 3 जो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं, हीट रिजेक्शन करते हैं, ये प्रोसेस कैसा रहता है, आइसोबैरिक प्रोसेस होता है। यानी इसमें प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। यानी जो स्टेट 2 में प्रेशर है वही प्रेशर स्टेट 3 में रहेगा, इसलिए हमने क्या लिखा है, P2 इक्वल्स टू P3, है ना। इस प्रोसेस में हम कह सकते हैं कि P2 और बराबर होता है P3 के। अगर हम इसमें बात करें टेम्परेचर की, तो भाई कूलिंग प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली कूलिंग करने से जब किसी वस्तु से, किसी भी पदार्थ से जब हम हीट निकालेंगे तो उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली कम होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि स्टेट 2 पर जो टेम्परेचर था वो स्टेट 3 पर आके क्या हो जाता है, घट जाता है ना। यानी टेम्परेचर डिक्रीज होता है 2 to 3 हीट रिजेक्शन प्रोसेस के ड्यूरेशन में, ठीक है। ऐसे एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी में भी क्या होता है, कमी आती है, ठीक है। तो अगर यहाँ एंट्रोपी 2 है, यहाँ 3 है, तो ऑब्वियसली क्या होगी, एंट्रोपी 2 की ज़्यादा होगी स्टेट 3 के कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्लियर हो गया प्रोसेस। अच्छा अब बात करें हम इसमें हीट रिजेक्टेड, कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हुई है। अगर वो हमने Q1 मान ली है तो Q1 इक्वल्स टू क्या होता है, CP डेल्टा टी, ठीक है। वैसे होता है MCP डेल्टा टी, लेकिन अगर हम क्या करें, जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है उसकी अमाउंट M मास इक्वल्स टू 1 ले लें, ठीक है नहीं, M इक्वल्स टू 1 ले लें, तो वो क्या हो जाता है, CP डेल्टा टी हो जाता है। यानी हीट रिजेक्टेड यूनिट मास के द्वारा, यूनिट मास ऑफ रेफ्रिजरेशन के द्वारा जो हीट रिजेक्ट होती है, यहाँ रेफ्रिजरेंट क्या होता है, एयर होता है ना। तो 1 kg एयर के द्वारा जितनी हीट रिजेक्ट होगी वो हमारी कितनी है, Q1 है। Q1 क्या है, Q1 इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस 2 to 3 ठीक है। हाँ मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो Q1 है वो क्या है, 1 kg एयर के द्वारा जितनी हीट रिजेक्ट करी जाती है उसकी अमाउंट है, ठीक है। तो किसके बराबर होती है, Q1 इक्वल्स टू CP डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका CP T2 माइनस T3, ठीक है, किलो जूल पर kg ऑफ एयर। हाँ अब बात करते हैं हम प्रोसेस नंबर 3 to 4।
3 to 4 कौन सा प्रोसेस होता है? 3 to 4 होता है एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, एक्सपेंशन में क्या होता है हमारा? एक्सपेंशन प्रोसेस में टेम्परेचर डिक्रीज होता है एज वेल एज प्रेशर डिक्रीज होता है। यानी जो हमारा एक्सपेंशन डिवाइस है उसका मेन काम है प्रेशर को डिक्रीज करना, साथ ही साथ उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। ठीक है, तो जो 3 to 4 प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं एक्सपेंशन प्रोसेस, ये भी कैसा होता है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यानी जो हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस है वो भी कैसा होता है? आइसेंट्रोपिक होता है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब होता है आइसेंट्रोपिक, यानी एंट्रोपी क्या होती है इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में? कांस्टेंट रहती है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी एंट्रोपी पॉइंट नंबर 3 पर थी उतनी एंट्रोपी पॉइंट नंबर 4 पर होगी, है ना। स्टेट 3 में जितनी थी उतनी स्टेट 4 में होगी। यानी हम कह सकते हैं S3 = S4, यानी एंट्रोपी एट स्टेट 3 = एंट्रोपी एट स्टेट 4। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे की बात करें तो अगला प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, एक्सपेंशन डिवाइस का काम क्या होता है? मेन प्रेशर को डिक्रीज करना। तो एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर डिक्रीज होता है। कहाँ? यहाँ P3 था 3 स्टेट पर, यहाँ P4 हो जाता है। तो P3 से P4 तक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, बात करें टेम्परेचर की तो ऑब्वियसली एक्सपेंशन के ड्यूरेशन में टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, जो कि T3 से क्या हो जाता है? T4 हो जाता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं प्रोसेस नंबर 4 to 1 की। ठीक है, 4 to 1। तो 4 to 1 क्या होता है? 4 to 1 होता है आपका हीट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। हीट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस या कहें हीट रिजेक्शन प्रोसेस भी बोल देते हैं, हीट एब्जॉर्प्शन हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी बोल देते हैं। यानी प्रोसेस 4 to 1 के दौरान क्या होता है कि हम क्या करते हैं? हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हीट को अवशोषित करते हैं, कहाँ से? जिस स्पेस को हमें कूल करना होता है वहाँ से। ठीक है, तो 4 to 1 क्या कहलाता है? हीट एक्सट्रैक्शन या एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है? सिंपल है, क्या करते हैं? जिस स्पेस को हमें कूल करना होता है उस स्पेस से हीट को हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी कैसा होता है? कांस्टेंट प्रेशर या आइसोबैरिक प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी हीट एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो भी कैसा होता है? आइसोबैरिक या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि P4 = P1। ठीक है, इसी तरीके से इसमें अगली प्रॉपर्टी की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या होता है? इस ड्यूरेशन में बढ़ता है। जब हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे, जब किसी चीज़ से हम हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। यानी हम कह सकते हैं टेम्परेचर जो स्टेट 1 पे है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा स्टेट 4 से। ऐसे ही बात करें हम एंट्रोपी की तो एंट्रोपी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है 4 to 1 प्रोसेस के ड्यूरेशन में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात करते हैं हम कितनी हीट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है? यही तो हमारी डिजायर है, जो हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकालना, क्योंकि इसी को हमें स्पेस को ही तो क्या करना होता है? कूल करना होता है। ठीक है, तो जो मान लीजिए 4 to 1 प्रोसेस के ड्यूरेशन में जो हीट एक्सट्रैक्ट करी जा रही है वो क्या है? Q2 है। ठीक है, जो हीट हम अवशोषित कर रहे हैं वो क्या है? Q2 है। तो Q2 बराबर क्या होगा? वही सिंपल CP डेल्टा T। ठीक है, = CP T1 - T4। टेम्परेचर डिफरेंस है, T1 - T4 किलो जूल पर केजी ऑफ एयर। ये क्या होगी? हमारी अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड होगी। ठीक है, ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो चारों प्रोसेस हमने पढ़ लिए। ठीक है, हमारा काम हम क्या कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं COP निकालने की। अब COP की बात करें तो COP के लिए क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है?
सीओपी के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक तो रेफिएशन इफेक्ट की और दूसरी वर्क डन की। ठीक है, नहीं जो भी काम इस पर किया जा रहा है। तो रेफिएशन इफेक्ट क्या होगा? वही है, रेफिएशन इफेक्ट किसके बराबर होगा? Q2 के बराबर होगा, है ना, क्योंकि इतने इतनी हीट हमें निकालनी है, वही हमारा रेफिएशन इफेक्ट है। ठीक है, तो रेफिएशन इफेक्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q2। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू CP T1 माइनस T4। ठीक है, चलिए अब बात बची हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन कहाँ हुआ था? हमें कंप्रेशन के ड्यूरेशन में, है ना, जब हमने कंप्रेस किया तो वहाँ हमें वर्क डन मतलब वर्क करना पड़ेगा कंप्रेसर को, है ना, वर्क देना पड़ेगा कंप्रेसर को। तो कितना हम कंप्रेसर को वर्क दे रहे हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो कंप्रेसर वर्क निकालने के लिए सिंपल है। ठीक है, जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है ना, तो जितनी हीट रिजेक्ट हुई, जितनी एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, बाकी वो किसके वर्क डन के बराबर हो जाएगी, है ना। मतलब वही है ना, वर्क भी एक एनर्जी है, तो तीनों एनर्जी का कंबाइन क्या होगा? कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या होगा? जीरो होगा। तीनों ये संरक्षित रही है, तीनों का सम कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, है ना। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? वर्क डन इक्वल्स टू आ जाएगा Q1 माइनस Q2, है ना। वर्क डन, वर्क भी क्या आएगा? वर्क भी अंदर आएगा। भाई यहाँ इसमें हमने वर्क बाहर से ऐसे ही तो दिया है। ठीक है, तो सिस्टम में ये आ रहा है, ये भी। हाँ, ठीक 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 ठीक, हाँ। तो क्या हो जाएगा कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर हो जाएगा? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। ठीक है, नहीं जितनी हीट अमाउंट इनका डिफरेंस है वही क्या है? वर्क के बराबर होना चाहिए, तभी क्या होगा? एनर्जी कंजर्वेशन का रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो जो हमारा वर्क डन है वो आ जाएगा हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, यानी Q1 माइनस Q2। ठीक है, Q1 की इक्वेशन नंबर फर्स्ट से और Q2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से रख देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ये, यानी वर्क डन हमारा आ जाएगा CP T2 माइनस T3 माइनस CP T1 माइनस T4। ठीक है, इसको उठा के हम यहाँ रख देंगे तो हमारी COP आ जाएगी रेफिएशन Q2 ओवर W। Q2 की वैल्यू रख दी और W की वैल्यू रख दी। तो COP इसमें हम क्या करते हैं? CP कॉमन लेके काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी COP आ जाएगी T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि 1 to 2 और 3 to 4 कैसे हैं? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में हम जानते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है क्या होता है? PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट वन। जहाँ गामा क्या होता है? यहाँ गामा क्या होता है? गामा होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक स्पीड। ठीक है, नहीं गामा क्या होता है? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक स्पीड, स्पेसिफिक हीट, सॉरी, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ देख रहे हैं हमें क्या है, कोई एक रिलेशन निकालना है टेम्परेचर से, इन टेम्परेचर्स के बीच में एक रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे PV टू द पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये प्रेशर और वॉल्यूम में, इसी तरीके से हमें ज़रूरत है टेम्परेचर और प्रेशर में। ठीक है, तो हम टेम्परेचर हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर RT होती है। ठीक है, तो वहाँ से अगर हम V इक्वल्स टू RT ओवर P को हम यहाँ रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा? P इंटू RT ओवर P टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, सबको पूरे ब्रैकेट को खोलेंगे तो P R की पावर गामा T टू द पावर गामा ओवर P टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, R टू दी पावर गामा को नीचे ले जाएंगे कांस्टेंट के, कांस्टेंट में किसी कांस्टेंट से डिवीजन देंगे तो क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा, तो ये तो हो गया कांस्टेंट। ठीक है, बाकी बचा यहाँ क्या? P इंटू P टू दी पावर ऐसे ऊपर ले गए तो माइनस हो जाएगी पावर ऊपर जाके, इंटू T टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, अब ये भी P की पावर है तो P की पावर मतलब यहाँ कितनी होगी? 1। ये P की पावर माइनस गामा, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई में होता है तो क्या होती है? घाते
एल्जेब्रिकली जुड़ जाती हैं, है ना। तो पी टू दी पावर कितना हो जाएगा 1 माइनस गामा इंटू टी टू दी पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट। ये क्या हो गया, ये है रिलेशन प्रेशर और टेम्परेचर का इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस ये है और प्रोसेस ये है, तो इन दोनों में हम क्या करते हैं रिलेशन निकाल के देख लेते हैं। तो जब ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एक स्टेज पहली पर होगा इनका मल्टीप्लिकेशन वही स्टेज 2 पर होगा। तो हमने इसलिए क्या किया, स्टेट 1 पर क्या हो जाएगा, P1 प्रेशर था हमारा 1 टू दी पावर गामा 1 माइनस गामा इंटू स्टेट 1 पर टेम्परेचर था T1 टू दी पावर गामा बराबर किसके हो जाएगा, स्टेट 2 पर। स्टेट 2 पर क्या है, P2 दी स्टेट 2 पर प्रेशर है P2, तो P2 दी पावर 1 माइनस गामा, टेम्परेचर है T2 तो T2 दी पावर गामा। तो यहाँ से जब हम देखेंगे T1 है, इसे T2 को इधर ले गए, P1 को इधर ले आए, तो T1 टू दी पावर गामा ओवर T2 दी पावर गामा नीचे जाके, है ना। इधर क्या है P2 दी पावर 1 माइनस गामा ओवर P1 टू दी पावर 1 माइनस गामा। ठीक है या दोनों पर सेम पावर है तो हम इसे ऐसे ले सकते हैं डायरेक्ट T1 ओवर T2 दी पावर गामा, ऐसे इसे ले सकते हैं P2 ओवर P1 टू दी पावर 1 माइनस गामा। हमें टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर का रेशियो, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं T1 ओवर T2 इक्वल्स टू P2 ओवर P1 टू दी पावर 1 माइनस गामा, और इसकी पावर को लेके तो कहाँ चली जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी 1 माइनस गामा ओवर गामा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा रिलेशन निकल आया किस प्रोसेस में, 1 to 2 एडियाबैटिक प्रोसेस में, किसके बीच में, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। ऐसे ही एक और एडियाबैटिक प्रोसेस है हमारे पास 3 to 4। तो सिमिलरली क्या होगा, यहाँ भी टेम्परेचर है तो उनका अगर रेशियो देखें तो T4 ओवर T3 का रेशियो क्या आएगा, P3 ओवर P4 डिवाइड टू द पावर 1 माइनस गामा ओवर गामा, 1 माइनस गामा ओवर गामा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है ये एडियाबैटिक कंप्रेशन के ड्यूरेशन में और ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन के ड्यूरेशन में टेम्परेचर में रिलेशन आ गया। तो ये इसे ध्यान से देखिए, हमें मालूम है क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस थे तो P2 और P3 दोनों बराबर थे, P4 और P1 बराबर थे। तो यानी हम इस इक्वेशन में 3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2 और 4 की जगह पर लिख सकते हैं 1। तो हमने लिख दिया, तो T4 ओवर T3 इक्वल्स टू कितना आ गया P2 ओवर P1 टू दी पावर 1 माइनस गामा ओवर गामा। तो यहाँ से हमें देखिए, यहाँ देखिए इसकी भी राइट साइड सेम है, इसकी भी राइट साइड सेम है। ठीक है, यानी ये जब इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है तो इसका मतलब क्या है, ये भी आपस में बराबर होंगे। हम कह सकते हैं कि T1 ओवर T2 का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, T4 ओवर T3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हाँ, तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, T2 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, किसी भी एक की वैल्यू रख देते हैं तो हम यहाँ क्या करते हैं T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 इधर चला गया, T1 इंटू T3 डिवाइडेड बाई T4। ठीक है, तो ये क्या आ गई, T2 की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो रखा कैसे आ जाएगा, T1 माइनस T4 टी ये था T2 माइनस T3, तो T2 की जगह पर हमने क्या रख दिया, ये रख दिया T1 इंटू T3 ओवर T4। ठीक है, माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4। ठीक है, अब हमने क्या किया इसमें से, यहाँ इसमें से T3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा T1 ओवर T4 माइनस 1 माइनस T1 माइनस T4। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ तो अंश तो यही रहेगा T1 माइनस T4। ठीक है, हर में बाकी क्या हो जाएगा, कुछ परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो परिवर्तन होकर क्या हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा T1 माइनस T4। तो यहाँ अगर हमने इसमें से कर लिया है तो ये हो जाएगा T1 माइनस T4 ओवर T4, T4 को हमने बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा T1 माइनस T4 माइनस T1 माइनस T4। अब इसमें भी T1 माइनस T4 है, इसमें भी T1 माइनस T4 है, कॉमन ले लिया तो T1 माइनस T4 अंश में आ गया और नीचे आ गया T1 माइनस T4। ठीक है, इंटू बचा क्या फिर ब्रैकेट में T3 ओवर T4 माइनस 1। ठीक है, T1 माइनस T4 से T1 माइनस T4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 ओवर T3 ओवर T4 माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ जाएगा T3 माइनस T4 ओवर T4 1 ओवर, तो यहाँ से आ जाएगी हमारा T4 ऊपर पहुँच जाएगा तो COP इक्वल्स टू आ जाएगा T4 ओवर T3 माइनस T4।
ठीक है, तो ये हो गई हमारी COP ऑफ बेल कोलीमन साइकिल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, चलिए ये है आपकी COP बेल कोलीमन साइकिल की। ठीक है, ओके, चलिए आज यही तक रखते हैं। ओके।